हाय एवरीवन। जनरल पैथोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है सेल इंजरी और उसी से हम शुरुआत करते हैं हमेशा, क्योंकि सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं पैथोलॉजी के वो इसी चैप्टर में है। सेल इंजरी पढ़ने से पहले हम 4 वन लाइनर्स हैं जिनका आंसर पहले दे देंगे। ये एक टाइम पे एफएमजी और नीट पीजी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता था, अब इनके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हाट आर दोस 4 वन लाइनर्स? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी? हमारी बॉडी में सेल इंजरी क्यों होती है? सबसे कॉमन कॉज है हाइपॉक्सिया। और हाइपॉक्सिया का क्या मतलब होता है? जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे हम हाइपॉक्सिया बोलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो ये है कि हाइपॉक्सिया क्यों होता है, ऑक्सीजन क्यों कम होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपॉक्सिया? एंड दैट इज गोइंग टू बी इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब कि कहीं ना कहीं जो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें दिक्कत आई है। तो जब भी ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होगा मतलब इस्कीमिया होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा? सेल इंजरी होगी। सो जब भी ऑक्सीजन कम होगा या हाइपॉक्सिया होगा पेशेंट को, तो वो कौन सा सेल है जो 3 से 5 मिनट के अंदर ही उसके अंदर डेथ के चेंजेस शुरू हो जाएंगे, विच इज द सेल मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपॉक्सिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी द न्यूरॉन्स। तो अगर एग्जाम में इंस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स उन्होंने ब्रेन लिखा हुआ ऑप्शंस में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा हुआ तो सेम चीज है। सो विच इज द सेल मोस्ट सेंसिटिव, जो 3 से 5 मिनट में ही काम करना बंद कर देगा? वो है ब्रेन या न्यूरॉन्स। और जब भी आप मोस्ट सेंसिटिव पढ़ो तो एक आदत बना लो कि आप अपने आप से पूछो कि अच्छा अगर ये मोस्ट सेंसिटिव है तो फिर मोस्ट रेजिस्टेंट क्या है? Which is the cell most resistant to hypoxia? That is going to be fibroblast, which means कि जब बॉडी में हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन कम होगा तो 30, 40, 50, 60 मिनट तक भी कौन सा सेल है जिसके अंदर डेथ नहीं देखा जाएगा? वो है फाइब्रोब्लास्ट। हम बोलते हैं दिस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, मतलब ये सारे सेल्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग सेल है। सो रिपीटिंग द फर्स्ट 4 वन लाइनर्स, which is the most common cause of cell injury? Hypoxia. Most common cause of hypoxia, ischemia. Cell most sensitive to hypoxia, neurons. And cell most resistant to hypoxia is fibroblast. ये 4 वन लाइनर्स के बाद अब हम एक्चुअल चैप्टर की डिटेल्स में चलते हैं। एंड चैप्टर की डिटेल्स में हमें शुरुआत करनी है इंजरी से। और इंजरी 2 टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसके नाम से आपको सब कुछ समझ में वैसे भी आ जाएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसके नाम से मुझे समझ आ रहा है कि इंजरी तो हुई है सेल में, पर अगर वक्त रहते आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया, आप उसे हॉस्पिटल ले गए, तो जो भी आपने सेल में इंजरी कराई थी वो सारी चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब रिवर्सिबल, एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल, उसे बोला जाता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सबसे पहली चीज उसी से स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी हाइपॉक्सिया। तो इसी एग्जाम्पल से शुरुआत करते हुए, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनेल जो काम करना बंद कर देता है, एंड उस ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सो देयर इज गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया विच इज द फर्स्ट चेंज ऑफ सेल इंजरी, तो आप बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया। और स्कूल के दिनों से हम पढ़ते आए हैं दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब हमारे शरीर में जितना भी एनर्जी या फिर एटीपी जनरेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, मतलब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव रिडक्शन इन एटीपी। और उसकी वजह से आपने फिजियोलॉजी में जरूर एक पंप का नाम सुना होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप। उस पंप को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत है। हम बोल रहे हैं कि बॉडी में एटीपी काम करना बंद हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो पंप भी काम नहीं करेगा। तो जो पहली चीज देखी जाती है वो है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। नाउ इस पंप का फेलियर समझने से पहले आपको इसका नॉर्मल जानना जरूरी होगा। सो इफ आई गिव यू अ वेरी सिंपल निमोनिक जो आप फिजियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज नोकिया। नोकिया विल टेल यू N फॉर सोडियम एंड K फॉर पोटेशियम। तो क्या बाहर जाता है सेल के और क्या अंदर आता है? तो सोडियम गोज आउट। प्लीज रिमेंबर 3 sodium are going to go out and potassium Ki, potassium comes in. So 2 potassium are going to come inside. And इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? So we will write A over here, that means ATPase. तो हम इसको मिला के बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। बट ये नॉर्मल सिचुएशन थी। हम यहाँ बोल रहे हैं कि एटीपी नहीं है मैम, बॉडी में एटीपी ही नहीं है। तो जब एटीपी नहीं है तो ये पंप काम नहीं करेगा, मींस देयर इज फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। अब आपको नोकिया का उल्टा करना है। सो जब हम बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप हैज फेल्ड, तो पहले हम क्या कह रहे थे कि सोडियम
आउट, पहले सोडियम बाहर जा रहा था मतलब मैम उल्टा, अब सोडियम अंदर आएगा. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 3 सोडियम आर गोइंग टू गो इनसाइड द सेल एंड 2 पोटेशियम आर गोइंग टू गो आउटसाइड द सेल. कैन वी ऑल सी दिस? अब इसको अगर सिर्फ सिंपल मैथ्स काउंटिंग करें तो फिर सेल के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं या बाहर, तो वो तो दिख रहा है 3 सोडियम सेल के अंदर गए हैं तो इनसाइड हैज मोर मॉलिक्यूल्स. और ये हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आए हैं कि जहां पर भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे पानी का जो भी बहाव होगा, खिंचाव होगा, वो उसी तरफ होगा. मतलब द वाटर फ्लो विल अकर ओनली इन दैट डायरेक्शन, विच मीन्स दैट सोडियम अंदर ज्यादा है. दिस मीन्स वाटर विल ऑल्सो गो इनसाइड, सो देर इज गोइंग टू बी अ वाटर इनफ्लक्स. एंड पुट योर कॉमन सेंस इनटू इट. पानी अगर सेल के अंदर जाएगा तो सेल के साइज में क्या चेंज देखोगे आप? वी विल सी देयर इज गोइंग टू बी अ सेल्यूलर स्वेलिंग. देयर इज गोइंग टू बी स्वेलिंग, और इफ यू वांट टू राइट इट कंप्लीटली देयर इज सेल्यूलर स्वेलिंग. और ये स्वेलिंग क्यों देखी गई है? बिकॉज ऑफ वाटर इनफ्लक्स. सो कैन आई ऑल्सो कॉल इट हाइड्रोपिक चेंज. सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया विच सेज विच इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज, देखो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जिसका 2 अलग अलग आंसर्स हैं जिसमें कंफ्यूज नहीं होना. अगर एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट चेंज ऑफ सेल इंजरी तो आप बोलोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन. बट अगर एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ सेल इंजरी तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? सेल का साइज, शेप, आकार, प्रकार. तो सेल का साइज और शेप अगर चेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सेल्यूलर स्वेलिंग हुआ है, तो दैट बिकम्स द मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ सेल इंजरी. दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है. सो अब आगे इसको बढ़ाते हुए यू आर सेइंग मैम पंप काम करना बंद हो गया जिसकी वजह से सेल एक बहुत बड़े वाटर बलून की तरह स्वेलिंग हो गई. और क्या होगा? पानी अंदर जाता जाएगा सेल के अंदर. एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आप होली पे वाटर बलून भरते हो, पानी अंदर जाता है और अगर आप ज्यादा पानी भर दोगे तो कुछ टाइम के बाद जो सेल होगा और जो बलून होगा वो फट जाएगा. तो यहाँ पे भी यही है, पानी अंदर जाता जाएगा, सो द सेल इज गोइंग टू burst open and that is going to result in the formation of something known as myelin figures. तो myelin figures पे 3 क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले पैथोलॉजी में हम हमेशा कहते हैं पैथोलॉजी पिंक और ब्लू, बट यहाँ पे हमने सबसे पहली जो फोटो देखी है वो है ब्लैक एंड व्हाइट. मतलब ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? दिस इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देता है. नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कैन यू सी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर गोइंग राउंड एंड राउंड, सो इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक लैमिलेशंस. तो माइलिन फिगर्स देखने में कैसे होते हैं? दे आर कॉन्सेंट्रिक लैमिलेशंस. नाउ टेल मी ये क्या चीज है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सो प्राइमरीली इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, क्योंकि आपने अभी कहा कि सेल में पानी गया तो सेल ब्रेक हो रहा है, सेल रप्चर हो रहा है. तो सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में क्या है? फॉस्फोलिपिड है. तो माइलिन फिगर्स में क्या होगा? फॉस्फोलिपिड होगा और थोड़ा सा उसके अंदर कैल्शियम भी होता है. तो अगर एग्जाम में पूछा गया माइलिन फिगर्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम और बोथ, तो आपका आंसर होगा बोथ. बट अगर एग्जाम में पूछा गया विच इज द प्रिडोमिनेंट पार्ट, सबसे ज्यादा क्या चीज होती है माइलिन फिगर्स में, देन योर आंसर इज फॉस्फोलिपिड. ये कौन सी इंजरी में बन रहा है? तो हम मैम अभी आपने कहा कि हम जो इंजरी पढ़ रहे हैं वो है रिवर्सिबल सेल इंजरी. सो ये कौन सी इंजरी में बनना स्टार्ट हुआ? आई एम रिपीटिंग, ये स्टार्ट कौन सी इंजरी में होता है? इट स्टार्ट्स इन रिवर्सिबल सेल इंजरी. बट आगे जाके जब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ेंगे क्या माइलिन फिगर्स वहां भी देखने को मिलेंगे? यस. उसमें बस इतना होगा कि द नंबर ऑफ द माइलिन फिगर्स विल इंक्रीज. तो एक रैंडम आपको एग्जाम्पल देने के लिए, अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी में 5 माइलिन फिगर्स हैं तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में 50 माइलिन फिगर्स होंगी. तो दोनों इंजरीज में माइलिन फिगर्स देखी जाती हैं, बट सिर्फ नंबर का डिफरेंस होता है. कमिंग बैक, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हुई थी? बिकॉज एटीपी नहीं था एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना बंद हो गया. और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी सेल के अंदर? अब खुद सोचो कि अगर ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में तो बायोकेमिस्ट्री में किस टाइप का ग्लाइकोलिसिस होगा? एरोबिक या एनएरोबिक? ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक वर्ड की यूज किया जाता है. तो मतलब जो दूसरी चीज हमें देखी जाएगी इसके अंदर विल बी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस. एंड अगर बायोकेमिस्ट्री को याद करें तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का एक बाय प्रोडक्ट होता है जो कि होता है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, कोई भी एसिड बनेगा बॉडी में तो मतलब बॉडी का पीएच कम होने वाला है. the pH is going to go down, and when the pH will go down, the next thing which gives up is nucleus. nucleus कहता है I give up because अब acidic pH हो रहा है तो I will not be able to work. तो nucleus में क्या देखा जाएगा? nuclear chromatin clumping. that is the next change. वो क्यों देखा गया है? क्योंकि acidic environment हो गया है. फाइनली द लास्ट वन, जब भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी एक और ऑर्गेनेल है जो काम करना बंद कर देता है. इस ऑर्गेनेल को आप डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री में पहचानते हैं, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। इसे रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके ऊपर ये राइबोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर ये राइबोसोम्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे। द राइबोसोम्स विल नॉट रिमेन अटैच्ड, राइबोसोम वहां से हट जाएंगे, राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे। मैम अगर राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आर एक साथ नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। जब तक आर एक साथ था प्रोटीन बन रहा था, अब आर एक साथ नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसका मतलब है कि नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के 3 कौन से मेन चेंजेस हैं, सबसे पहले पंप नहीं काम करने की वजह से बने माइलिन फिगर्स, दूसरा न्यूक्लियस ने जवाब दे दिया क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लंपिंग, एंड थर्डली राइबोसोम्स डिटैच हुए तो प्रोटीन बनना बंद हो गया। दीज आर द 3 चेंजेस दैट यू सी इन रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर पेशेंट को यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला तो ये सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो सकती हैं। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला या फिर अगर कोई सिवियर इंजरी हो गई तो अब जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एंड हमें एज अ पैथोलॉजिस्ट, हम जो पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं लेबोरेटरी में, हमें कब पता लगता है कि यहाँ तक रिवर्सिबल था और अब इस स्टेज के बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी है? उसके लिए वी हैव 2 डिफाइनिंग क्राइटेरियाज, एम एंड एम। व्हाट इज एम एंड एम? जब पैथोलॉजी लैब में वी कैन सी कि मेम्ब्रेन सेल का डैमेज हो गया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है। व्हेन द मेम्ब्रेन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया आर डैमेज्ड तब हमें समझ आ जाती है कि ये अब रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में जा चुका है। सो व्हाट डिड आई से? आई सेड कि मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है। सो इफ द मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड, मैम जैसे ही मेम्ब्रेन डैमेज्ड होगा तो वो कौन सी चीज है जो सबसे पहले भाग के सेल के अंदर आएगी? और वो चीज है कैल्शियम। सो पहली चीज तो हमने देख ली कि मेम्ब्रेन डैमेज हुआ तभी इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोला और कैल्शियम सेल के अंदर भाग के आया। कैल्शियम सेल के अंदर जब भाग के आएगा तो वो कहाँ जाके बैठेगा? दैट इज गोइंग टू गो एंड सिट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो कैल्शियम गोज वेयर? कैल्शियम गोज इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इस चीज को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आया ही आया है, अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। सो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो क्या है अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज? सो यू कैन सी ये किस चीज से बना हुआ है? दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। ये कौन से ऑर्गेनल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज सीन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कौन सी टाइप की इंजरी में देखने को मिल रहा है? तो हम कौन सी इंजरी पढ़ रहे हैं? इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये इसमें देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट यू गेट ऑन अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटी। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सीन इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो क्या इसके अंदर हमने सेकंड वाला एम भी अकम्प्लिश कर लिया? कि आपने कहा था कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो चुका है। सो फाइनली एम एन एम, मेम्ब्रेन भी डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो गया। बट मैंने एक और बात बोली थी कि जो कैल्शियम है जब वो सेल के अंदर आएगा तो वो कुछ और भी कराएगा। दैट इज इट इज गोइंग टू गो एंड एक्टिवेट द एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है वो है न्यूक्लियस। एंड उसके नाम से समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस को तोड़ेगा। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए अब सोचो, न्यूक्लियस में आपके पेरेंट्स ने, मदर फादर ने इतना सारा डीएनए भर के दिया है, एक छोटा सा एंजाइम आके एक बार में तो न्यूक्लियस को नहीं तोड़ सकता। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। तो अभी जो आपने पढ़ा कि एक न्यूक्लियस एंजाइम आएगा और न्यूक्लियस को तोड़ेगा, वो न्यूक्लियस को तोड़ता है 3 स्टेप्स में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। और उन स्टेप्स को याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है PKK। तो स्टेप नंबर 1 होता है पिक्नोसिस, एंड जैसा जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ऊपर आपको फोटो में भी दिखेगा। तो अगर ये नॉर्मल सेल है और ये इसका नॉर्मल न्यूक्लियस है, कैन यू सी पिक्नोसिस में क्या हुआ? खुद ही देख लो कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो छोटा हो चुका है एंड कलर भी न्यूक्लियस का बहुत डार्क हो चुका है। वाई? बिकॉज पिक्नोसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस कंडेंस हो रहा है, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन हैज हैपेंड। न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन का मतलब न्यूक्लियस अब ऐसा डार्क ब्लू कलर का न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसे बोलते हैं पिक्नोसिस। दूसरा, अब ये देखो न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, तो जो दूसरा स्टेप है दैट इज नोन एज कैरियोरेक्सिस। अब खुद पढ़ लो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड रेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन। सो न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन इज द नेक्स्ट स्टेप कि न्यूक्लियस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया।
फाइनली वो गायब हो जाएगा। मतलब अब जो थर्ड स्टेप है दैट इज कैरियोलाइसिस। लाइसिस मतलब जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो व्हाट विल दे डू इन द एग्जाम, दे विल गिव यू दीज 3 स्टेप्स PKK एंड दे विल से आप इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो आप PKK ऑर्डर में अरेंज करके न्यूक्लियस को किल कर सकते हो। सो दैट कंप्लीट्स योर इरिवर्सिबल सेल इंजरी ऑल्सो। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में MNM करना था, मेम्ब्रेन डैमेज एंड माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनेगा, अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। अगर मैम इरिवर्सिबल सेल इंजरी तक भी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो अब जो पेशेंट में होगा दैट विल बी सेल डेथ। सो नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डेथ, ये सबने सुना है। नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, तो अभी फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर हम नेक्रोसिस अपोप्टोसिस की सारी फोटोज और सारे मैकेनिज्म्स रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नेक्रोसिस, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेक्रोसिस। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैथोलॉजिकल सेल डेथ। पैथोलॉजिकल मतलब ये हमेशा किसी डिजीज में ही देखा जाएगा, ये सेल डेथ बॉडी में नॉर्मली कभी भी नहीं देखी जाएगी। एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। तो एग्जामिनर हमेशा लिखेगा कि न्यूट्रोफिल्स या कोई इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखे गए थे। सो डेफिनेशन इज इट इज अ पैथोलॉजिकल सेल डेथ विद इन्फ्लेमेशन। एंड ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। द मोस्ट कॉमन इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। Now, if you look very carefully over here, you will be able to identify that यहाँ पर एक organ है जो examiner again आपको बताएगा कि that is kidney. Why especially ये वाले organ की बात करी? Because coagulative necrosis हमेशा solid organs में देखा जाता है. For example, it is seen in the heart, it is seen in the kidney, it is seen in the liver, and इनमें से सबसे commonly कहाँ देखा जाता है? जैसे for example, myocardial infarction का केस है, तो heart में सबसे commonly coagulative necrosis की history आपको दिखेगी। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पर जो हिस्ट्री आई थी दैट वाज किडनी। एंड अगर ये किडनी को इन्होंने बस ऐसे फ्लैट रखा हुआ है, आइडियली हम किडनी ऐसे बनाते हैं, इन्होंने किडनी के स्लाइस को ऐसे रख दिया, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब यहाँ पे उसका वो रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये सारा ब्लड वेसल रहा होगा एंड गलती से यहाँ पर आके कोई ब्लड क्लॉट या एम्बुलस फंस गया। तो यहाँ पे मैम या तो कोई थ्रोम्बस आया या फिर कोई एम्बुलस आया, तो मतलब किडनी का ब्लड सप्लाई गया, राइट। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस क्यों होती है? इट इज बिकॉज ऑफ एम्बोलाइजेशन, मतलब यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट आके फंस गया। तो अब किडनी का ब्लड सप्लाई गया, मतलब किडनी में सेल डेथ होगी। कैन यू सी क्या शेप की सेल डेथ हुई है? दैट इज अ वेज शेप्ड सेल डेथ। एंड इस सेल डेथ को क्या बोला जाएगा? किडनी मतलब मैम किडनी मतलब सॉलिड ऑर्गन, सॉलिड ऑर्गन मतलब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। क्यों देखा जाता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है? दिस इज अनदर PYQ। दिस इज बिकॉज ऑफ द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि एग को कभी आपने अपने घर में अगर आप एग कंज्यूम करते हो, एग को बॉईल करोगे तो एग में प्रोटीन होता है ना, वो कोएगुलेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सेम वे यहाँ पर भी देयर इज गोइंग टू बी प्रोटीन्स का डीनेचरेशन दैट इज नोटेड। तो अगर इस चीज को हम पैथोलॉजी की स्लाइड में देखना चाहें तो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सी समथिंग वेरी क्लासिकल, एंड दैट इज कि कैन यू ऑल सी कि यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, पिंक पिंक कलर की आउटलाइन तो दिख रही है मुझे मैम। यू विल से कि मैम मुझे पिंक पिंक कलर का आउटलाइन तो दिख रहा है, पर उसके अंदर कोई मुझे न्यूक्लियस ब्लू कलर का कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब कैन आई से दीज आर समथिंग नोन एज गोस्ट सेल्स। जैसे बॉलीवुड मूवीज में गोस्ट को दिखाते हैं कि सिर्फ वो व्हाइट कलर की बेडशीट पहनी होती है, बाहर बाहर से व्हाइट कलर का गोस्ट होता है, आप उसकी शक्ल, आंख, नाक, कान कुछ नहीं देख सकते। तो सेम वे आप यहाँ पे आउटलाइन देख सकते हो, मतलब एक गोस्ट सेल्स है, बट अंदर की कोई भी डिटेल आप नहीं देख सकते। इतने सारे गोस्ट्स यहाँ पर इन्होंने पूरा एक ग्रेवयार्ड बना दिया है। तो उस ग्रेवयार्ड को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है टूम्बस्टोन अपीयरेंस। सो गोस्ट सेल्स एंड टूम्बस्टोन अपीयरेंस इज सीन। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू? ये शुरुआत में कौन से ऑर्गन्स में हुआ था? सॉलिड ऑर्गन्स में। और जब ये डिजीज हुई, ऑर्गन पहले भी सॉलिड था और बाद में भी सॉलिड ही रहा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लिक्विड बन गया या पस बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने पूछा कि टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व हुआ है, देन योर आंसर विल बी यस, द टिश्यू आर्किटेक्चर इज वेरी वेल प्रिजर्व्ड इन दिस सिचुएशन। सो क्विकली रिवाइज द 5 क्वेश्चंस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस। ये सॉलिड ऑर्गन्स में देखा जाता है, जिसमें सबसे कॉमन हार्ट है। Then it is denaturation of proteins which is going to be its mechanism. Tissue architecture is preserved and जो cells देखे जाते हैं those are the ghost cells and the tombstone appearance.
Let's go to the next necrosis, and that is going to be the liquefactive necrosis. Now liquefactive necrosis के नाम से मुझे समझ आता है कि कुछ यहाँ पे लिक्विड बनने वाला है. लिक्विड मतलब अगर कोई सॉलिड ऑर्गन लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो टिश्यू आर्किटेक्चर नॉट प्रिजर्व्ड, यहाँ पे तो लिक्विड बन रहा है. एंड आजकल एग्जामिनर इसके लिए एक और नाम यूज करता है, दैट इज कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस. तो अगर आप इसको लिक्विफैक्टिव बोलो या फिर आप इसको कॉलिक्वेटिव बोलो, तो दोनों में जो नाम आपको कॉमन दिख रहा है वो लिक्विड लिक्विड वाला नाम दिख रहा है. So something liquid is definitely going to form. And which are the two organs which I have written? ये brain और pancreas में देखा जाता है. Now I want to ask you one thing कि अभी हमने पढ़ा था कि solid organs में जैसे कि heart, liver and kidney इनमें coagulative होगा. But then you need to know कि brain भी तो एक solid organ है, pancreas भी solid organ है, but brain and pancreas में coagulative necrosis नहीं बोला. Brain and pancreas में हम बोल रहे हैं liquefactive necrosis. क्यों? ये भी तो solid organs हैं, but इनमें ऐसा special क्या है? They are very very rich in enzymes. Remember, organs which are very rich in hydrolytic enzymes, those are going to be the brain and the pancreas. जैसे कि आपने सर्जरी में भी पढ़ा होगा कि पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज. तो जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे लिक्विड बनेगा, वहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगा. सो यही सेम इमेज, इनके पास और कोई इमेज है भी नहीं. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन की एक ही इमेज है, और ये ब्रेन है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है. सल्काए गायराए दिख रहे हैं, साथ में इसमें आपको एक लिक्विड एरिया दिख रहा है विच विल टेल यू कि हाँ दिस इज कुछ यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन है, तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड नेक्रोसिस, जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट नेक्रोसिस है, केशियस नेक्रोसिस. क्यों इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये देखा जाता है कॉमनली टीबी के पेशेंट्स में, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केशियस? केशियस का मतलब होता है चीजी. तो ये बिल्कुल व्हाइट चीज की तरह दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक व्हाइट कलर चीज. तो चीज वाले अपीयरेंस को हम बोलते हैं केशियस नेक्रोसिस. बट केशियस नेक्रोसिस एक्चुअली में होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन. अभी तक हमने दो नेक्रोसिस पढ़ी, उन दोनों को मिला दो. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस को अगर हम मिला दें तो अब बन जाएगा केशियस नेक्रोसिस. बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द चीजीनेस? व्हाई एम आई सेइंग कि इन दोनों को मिला दिया तो चीजी बनेगा? बिकॉज एक तो ये टीबी में देखा जाता है, दूसरा ये एक और जगह देखा जाता है, दैट इज फंगल इन्फेक्शन. स्पेशली विच फंगल इन्फेक्शन? लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, या फिर जितनी भी फंगल इन्फेक्शन जो हम माइक्रोबायोलॉजी में आप मेरे साथ पढ़ोगे, दोज विल ऑल्सो शो यू केशियस नेक्रोसिस. तो ऐसा क्यों है कि इन दोनों में केशियस नेक्रोसिस दिख रहा है? बिकॉज कोएगुलेटिव में तो कोई केशियस नेक्रोसिस नहीं था, लिक्विफैक्टिव में भी नहीं था, बट दोनों को जब हमने मिला दिया तो हम कह रहे हैं कि ये चीजी बन रहा है. बिकॉज इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में, टीबी और फंगस में, बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है. द लिपिड कंटेंट इज वेरी वेरी हाई, जिसकी वजह से जो चीजीनेस बनता है या जो चीजी अपीयरेंस होता है वो आपको देखने को मिलता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू इज कि अगर तो एग्जामिनर ने पूछा केशियस नेक्रोसिस इज कोएगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव और बोथ, तो आप मार्क करोगे बोथ. बट अगर एक बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना हुआ तो प्लीज रिमेंबर केशियस नेक्रोसिस इज मोर ऑफ विच नेक्रोसिस? सी फॉर सी, इट इज मोर ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. 3 नेक्रोसिस हो गई. बाकी शुरू करने से पहले जल्दी से अभी तक के लिए क्वेश्चन आंसर कर दो, सो दैट आपको पता रहे कि 3 नेक्रोसिस जो पढ़ी हैं उनका क्वेश्चन मुझसे आंसर हुआ या नहीं. तो क्वेश्चन ओवर हियर इज, देयर इज अ 61-year-old फीमेल पेशेंट, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन सुनते ही साथ में वो रेडिएट कर रही है लेफ्ट आर्म में, जॉ में, मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ अ केस ऑफ एमआई. तो सबसे पहले हमने क्या करा? पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए, एंड पेशेंट को हॉस्पिटल में जब हम लेके गए तो उसके कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए आए, एमआई कंफर्म हो चुका है, तो हमने पेशेंट को थेरेपी शुरू करी. बट पेशेंट की 5th डे पर डेथ हो गई, एंड डेथ होने के बाद जब हमने हार्ट को ऑटोप्सी में देखा, सो विच इज द नेक्रोसिस? अगर आपने इस क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट लाइन भी पढ़ा होता ना, व्हाट इज द नेक्रोसिस दैट यू सी इन द हार्ट? मैम यू हैव टोल्ड अस कि सॉलिड ऑर्गन्स में एक ही नेक्रोसिस देखा जाता है, वो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. तो स्टार्टिंग में मेडिसिन का क्वेश्चन लग रहा था, डर लग रहा था सबको कि कहीं हार्ट अटैक का केस है, ईसीजी ना पूछ लें. बट एंड में आके इन्होंने हमसे क्या पूछा? दे हैव आस्क्ड अस नेक्रोसिस. तो कई बार लास्ट लाइन पढ़ लेना इतना जरूरी होता है, बिकॉज आपका एक बायस बन जाता है कि आपको किस चैप्टर और किस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है. 3 नेक्रोसिस हो गई, कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव एंड केशियस. अब 4th नेक्रोसिस पे जाते हैं, दैट इज फैट नेक्रोसिस. इसके नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे फैट होगा और उस फैट की डेथ हो जाएगी, फैट नेक्रोसिस. तो कौन से फैटी ऑर्गन्स हैं? ब्रेस्ट एंड
पैंक्रियाज में तो मैम कोई फैट नहीं है, तो पैंक्रियाज को यहाँ क्यों लिखा, आई विल टेल यू। तो खुद सोचो, सबसे पहले ब्रेस्ट में तो फैट होता है डेफिनेटली। तो ऑल ऑफ यू नो कि अगर ब्रेस्ट में बाय चांस दे गिव यू अ हिस्ट्री दैट देयर इज अ फीमेल, उसका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, या देयर इज अ फीमेल उसको कहीं पे चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ, तो किसी भी टाइप के ट्रॉमा की हिस्ट्री अगर वो आपको देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है ब्रेस्ट में फैट होता है। अगर उस फैट के ऊपर किसी भी टाइप का ट्रॉमा होगा तो वो जो फैट होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सिंपल हम स्कूल नॉलेज में चले जाते हैं कि जो फैट होगा उस फैट का ब्रेक डाउन होगा। और हम स्कूल में पढ़ते थे कि फैट का ब्रेक डाउन जब भी होता है दैट हैपेंस इनटू फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड के ऊपर क्या आके जुड़ जाता है हमेशा, इट इज कैल्शियम। कैल्शियम देखने में कैसा होता है, कैल्शियम देखने में चौकी वाइट होता है। तो मुझे स्टार्टिंग एंड लास्ट वर्ड्स, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट अगर हम पढ़ें तो ये समझ में आया कि ब्रेस्ट में था फैट। फैट कैसे कलर का होता है, फैट होता है ये रहा फैट, फैट होता है येलो कलर का। बट अगर फैट में कोई प्रॉब्लम हुई तो एंड में कलर क्या बन जाएगा, एंड में जो कलर बनेगा वो होगा ऐसा, दैट इज चौकी वाइट। तो फैट नेक्रोसिस पहचानने के लिए कौन सा कलर ढूंढोगे एग्जाम में, फैट में चौकी वाइट कलर मिला तो मतलब फैट नेक्रोसिस हो चुका है। ब्रेस्ट की स्टोरी समझ आ गई, पैंक्रियाज की स्टोरी नहीं समझ आई। पैंक्रियाज में अगर सर्जरी में जाए, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है हु इज अ केस ऑफ अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ऑल ऑफ यू नो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, आपको इमीडिएटली एब्डोमेन ओपन करना है, इट इज इमरजेंसी प्रोसीजर करना है। तो ठीक है, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में आपने सर्जरी के लिए तो पेशेंट को स्टार्ट करा, बट पहले आपने एक ब्लड टेस्ट करा। एंड अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हम सबको पता है कि कौन सा एंजाइम बढ़ जाता है, कौन सा एंजाइम पैंक्रियाज से निकलता है ज्यादा, दैट इज लाइपेज। सोचो, लाइपेज अगर पैंक्रियाज से निकल रहा है तो पैंक्रियाज के आसपास जितना भी फैट है, मतलब पेरी पैंक्रियाटिक फैट जिसे बोला जाता है ओमेंटम, खुद सोचो उस फैट में क्या होगा कि अगर मैम लाइपेज आ रहा है तो वो इस फैट को तोड़ेगा। तो कहानी फिर से सेम हो जाती है कि पेरी पैंक्रियाटिक फैट में अगर ब्रेक डाउन होगा तो वो फैटी एसिड बनेगा, फैटी एसिड के ऊपर आके कैल्शियम चिपकेगा, वो चौकी वाइट दिखेगा। मतलब अब जब आप इस पेशेंट को सर्जरी के लिए एब्डोमेन ओपन करोगे तो आपको जो ओपन करते ही फैट दिखेगा, एब्डोमेन में फैट होता है ना, तो सबसे पहले जो फैट दिखेगा उसमें क्या एरियाज दिखेंगे, व्हाइट कलर के एरियाज दिखेंगे। तो चाहे ब्रेस्ट की कहानी हो या पैंक्रियाटाइटिस की कहानी हो, कहीं भी फैट नेक्रोसिस होगा, एंड रिजल्ट विल बी कैल्शियम चौकी वाइट। प्लीज नोट, अगर पैंक्रियाज के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है, इनसाइड द पैंक्रियाज पूछा तो आप कौन सा नेक्रोसिस लिखोगे, लिक्विफैक्टिव। बट अगर एग्जामिनर ने पूछा कि पेरी पैंक्रियाटिक फैट में कौन सा नेक्रोसिस होता है, सो देन दैट इज गोइंग टू बी फैट में ऑफ कोर्स फैट नेक्रोसिस होता है। तो फोर्थ नेक्रोसिस ऑल्सो डन। नाउ वी मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, बट बिफोर दैट दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गेट। A 45-year-old female patient complains of being hit on the chest with a football. So can you see chest पे there is a ट्रॉमा का हिस्ट्री, एंड हमने पढ़ा था कि जब भी ट्रॉमा होगा फैट ब्रेक डाउन करेगा, मतलब एंड रिजल्ट कैल्शियम आएगा। तो क्या इस पेशेंट में ट्रॉमा के बाद इस फीमेल में ब्रेस्ट में कैल्शियम देखा गया? एग्जैक्टली, देयर इज अ पेरी एरियोलर लंप जो बहुत हार्ड है। तो क्लिनिशियन को लग सकता है 45-year-old फीमेल में हार्ड लंप बन रहा है ब्रेस्ट में, कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं। रेडियोलॉजिस्ट ने क्या कहा, कैल्शियम दिख रहा है। आपको कैल्शियम दिख रहा है प्लस ट्रॉमा की हिस्ट्री है, आप इसको किस तरफ ज्यादा सोचोगे, कैंसर की तरफ या फिर फैट नेक्रोसिस? एंड ऑप्शंस भी देखा जाए तो नेक्रोसिस की ऑप्शंस पूछी गई हैं, मतलब दिस इज अ केस ऑफ फैट नेक्रोसिस। तो ट्रॉमा ढूंढना, कैल्शियम ढूंढना, आंसर मिल गया। फोर्थ नेक्रोसिस ऑल्सो डन। कमिंग टू द फिफ्थ वन, द फिफ्थ वन इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस उन सब जगहों पे देखा जाएगा जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, और इसे याद करने के लिए जितने भी 3 अल्फाबेट वाली चीजें हैं वो आपको ढूंढनी है, लाइक PAN पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज। आई एम होपिंग सबको पता है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो बॉडीज दिखती हैं वो होती हैं एशॉफ बॉडीज, तो उनमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। नेक्स्ट SLE 3 अल्फाबेट्स। नेक्स्ट HTN हाइपरटेंशन, एंड पर्टिकुलरली विच हाइपरटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जब भी 3 अल्फाबेट वाली चीजें होंगी PAN RHD SLE HTN, तो हम पढ़ेंगे कि उसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखा जाता है। तो इसमें कौन सा इमेज है, इमेज को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्गन पहचानना है। रेड रेड कलर के सेल्स दिख रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर हमें ऐसे पिंक कलर का बैंड दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर का बैंड मतलब ये हो रहा है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब खुद सोचो, ब्लड वेसल में फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इन कौन सी कंडीशंस में से दिखेगा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ये आर्टरी जैसा साउंड कर रहा है, तो दिस मीन्स दिस इज अ पिक्चर ऑफ
polyarthritis nodosa. This we will study more when we go to vascular pathology. Okay, the fifth necrosis is also done. तो यहाँ पे अब हम एक स्टॉप लगाते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी पैथोलॉजी की नेक्रोसिस थी वो हमने पढ़ ली. अब हमारे लिए जो बचा है वो है क्लिनिकल वाली नेक्रोसिस. क्लिनिकल मतलब इसमें पैथोलॉजिस्ट कोई भी अलग टाइप की नेक्रोसिस नहीं बताता, क्लिनिशियन एक अलग डायग्नोसिस बना के देते हैं. मतलब एवरीवन हैज हर्ड ऑफ गैंग्रीन. गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या एक पैथोलॉजी की डायग्नोसिस है? नहीं, गैंग्रीन एक सर्जन की डायग्नोसिस होती है. क्यों? क्योंकि सर्जन पेशेंट को देख के ये डायग्नोसिस बनाता है. ये वाली डायग्नोसिस लैब में नहीं बनती, ये पेशेंट को देख के बनती है. कैसे? क्योंकि जो टिश्यू है वो आपको कलर में तो सामने ही दिख रहा है. क्या कलर का टिश्यू होता है? इट इज अ ब्लैकिश टिश्यू. एंड जब आप गैंग्रीन का पेशेंट देखोगे, एक बार देखोगे और कभी भी नहीं भूलोगे, बिकॉज दिस पेशेंट विल हैव अ वेरी वेरी फाउल स्मेलिंग. मतलब सिंपल वर्ड्स में टिश्यू सड़ गया है, टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिला और टिश्यू सड़ गया है. तो उस वजह से जिस भी वार्ड में ये पेशेंट एडमिटेड होता है तो आसपास के मरीजों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग टिश्यू होता है और कलर इसका ब्लैक होता है. तो दो टाइप के गैंग्रीन होते हैं. या तो ड्राई गैंग्रीन होता है, सर्जन आपको भेजेगा, एंड गैंग्रीन मतलब टिश्यू सड़ चुका है, तो मतलब सड़े हुए टिश्यू को आपको कहीं ना कहीं निकाल के बॉडी में से लैब भेजना पड़ेगा, एम्प्यूटेशन करना पड़ेगा. तो अगर आपके पास ये फुट वाला सैंपल आता है तो मतलब ये तो ड्राई गैंग्रीन है. बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा आपको शाइनीनेस दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे? दिस इज वेट गैंग्रीन. तो दिस इज बेसिकली अ डायग्नोसिस जो मैम हमारा सर्जन बना रहा है. पैथोलॉजिस्ट के लिए ये क्या है? पैथोलॉजिस्ट के लिए ड्राई गैंग्रीन इज नथिंग बट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड वेट गैंग्रीन इज गोइंग टू बी लिक्विफैक्टिव. तो वेट के साथ आप लिक्विड रखोगे एंड ड्राई के साथ कोएगुलेटिव. तो क्या मेरे लिए किसी भी टाइप की नई नेक्रोसिस है? नॉट एट ऑल. फॉर मी इट इज द सेम थिंग, फॉर द सर्जन इट इज डिफरेंट. ये था एक क्लिनिकल टाइप का नेक्रोसिस. एक और नेक्रोसिस होता है जिसका नाम है ज़ेंकर्स डीजेनरेशन. ये एग्जामिनर का काफी फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर नेक्रोसिस वर्ड ही नहीं आ रहा है. तो आपको पहले तो जानना जरूरी है कि ज़ेंकर्स डीजेनरेशन एक्चुअली एक टाइप का नेक्रोसिस है. और किस टाइप का नेक्रोसिस? इट इज अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. ओके, वेयर इज इट सीन इन? तो ये तो हमने कहाँ, अगर माइक्रो में जाके पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे? दिस इज सीन इन टाइफॉइड. टाइफॉइड इज तो सैल्मोनेला, मतलब फूड पॉइजनिंग वाली स्टोरी होती है. तो इसमें ज़ेंकर्स डीजेनरेशन और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ हो रहा है? फूड पॉइजनिंग तो हो ही रहा है पेशेंट को क्योंकि वो टाइफॉइड है. बट उसके अलावा अगर आप पेशेंट के स्केलेटल मसल्स में, और ये कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है, सब में नहीं, अगर आप पेशेंट के स्केलेटल मसल में कोई नेक्रोसिस देखोगे तो उस नेक्रोसिस का नाम रखा गया है ज़ेंकर्स डीजेनरेशन. एनी पर्टिकुलर मसल दैट दे आस्क यू इन द एग्जाम? यस, एक पूछा जाता है रेक्टस अब्डोमिनस एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी डायफ्रेगमेटिक मसल. रेक्टस अब्डोमिनस एंड डायफ्रेगमेटिक मसल, इनमें ये दो चीजें देखी गई हैं. सो फाइनली हमारी जितनी भी टाइप की नेक्रोसिस है दैट इज फिनिश्ड फॉर अस. मतलब पैथोलॉजी में 5, एंड ये जो 2 पढ़ी हमने, गैंग्रीन एंड ज़ेंकर्स डीजेनरेशन, दीज आर नेक्रोसिस विच आर क्लिनिकल नेक्रोसिस. मेरे लिए ये कुछ अलग नहीं है बिकॉज गैंग्रीन वाज नथिंग बट कोएगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव, ज़ेंकर्स इज नथिंग बट कोएगुलेटिव. तो मेरे लिए ये सेम टाइप की नेक्रोसिस है, विच मीन्स नेक्रोसिस सेल डेथ खत्म, एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सेल डेथ दैट इज अपोप्टोसिस.